दोस्तों नमस्कार। मैं आज हरियाणा की तरफ आया हूँ हमारे एरिया में। तो अब मैं दिल्ली से भिवानी की तरफ जा रहा हूँ। रास्ते में कुछ मन किया कि हम बात करते हैं जो हमारी इकनॉमी है वो 5वें रैंक से छठे रैंक पर आ गई है, यानी 6th इंटरनेशनल रैंकिंग में जीडीपी हो गई है। तो अगर हमारी जो रैंकिंग गिरी है तो उसे हमें क्या डायरेक्टली लिंक करना चाहिए ईरान और अमेरिका युद्ध से, क्योंकि जब ये युद्ध चला है तो इस युद्ध में हमने स्पष्ट तौर से देखा है कि जिस तरीके से ईरान ने होर्मुज़ जलडमरू ब्लॉकेट किया, उसके बाद जो रही सही कसर थी उसमें अमेरिका ने भी वहाँ ब्लॉक कर दिया है। तो हर तरह के ब्लॉकेड होने से क्या जो हमारी इकनॉमी थी जो कि मेनली क्रूड ऑयल पे बेस्ड है, और उस क्रूड ऑयल बेस्ड होने की वजह से क्या उस जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो घटा है, और घटा है तो क्या हमारी सरकार मोदी जी ने उस पे ध्यान दिया है, और अगर ध्यान दिया गया है तो किस तरह से क्या उसका कुछ रिज़ल्ट आया है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो कतर और बहरीन में गए थे। तो मुझे लगता है निगोशिएशंस के लिए ही गए होंगे वहाँ पर, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान और अमेरिका ईरान की मीटिंग्स हो रही थी इस्लामाबाद में, दूसरी आज शेड्यूल्ड है मीटिंग। देखते हैं किस तरह का रिज़ल्ट और क्या आता है उसमें। लेकिन सारे हालात को देखते हुए हमारे देश पर तो बहुत ज़बरदस्त असर पड़ा है। फिर इसी बीच कुछ ये खबरें भी आ रही हैं कि हमारा जो एक शिप था जो कि यूएई से चलकर इंडिया की तरफ आ रहा था, तो बीच रास्ते में ईरान ने उसे रोक दिया है और उसके ऊपर फायरिंग भी हुई है। तो क्या इस तरह की फायरिंग करके क्या ईरान अभी भी हमसे इंडिया से नेगोशिएट करना चाह रहा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं वहाँ से ये तो स्पष्ट है कि ईरान ने ब्लॉकेड लगाया हुआ है और वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्जेस उनसे ले रहा है। जिस तरह से हमारे टोल नाका या टैक्स वहाँ लिया जाता है, शायद कुछ उसी तरह का वहाँ हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मैटर्स होने की वजह से हमें ज़्यादा खबरें और न्यूज़ सामने आती नहीं है। मोस्टली अफवाहें हमें सुनने को मिलती हैं। बट अगर अफवाहें भी हैं तो हर सिचुएशन में, हर हाल में हम एक चीज़ तो ज़रूर देख रहे हैं कि हमारी इकनॉमी पे लास्ट 40 to 50 डेज़ का असर दिखाई दिया है। तो क्या ये जो असर दिख रहा है वो किस एरिया से रिस्ट्रिक्टेड है? क्या सिर्फ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, क्या चुनाव की वजह से भी कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर जो मेन इम्पैक्ट है वो इसका विलन हम ईरान अमेरिका युद्ध को ही बनाएं या नहीं? लेकिन एक सबसे देखने वाली बात ये है कि फिर इस वक्त भी जो हमारे इंडिपेंडेंट यूनिट्स हैं, एमएसएमईज़ हैं, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, और उन रिपोर्ट्स को लास्ट वीक आपने देखा होगा कि उसमें ग्रोथ दिखाई गई है। तो जो अगर ग्रोथ है तो किस तरह की ग्रोथ है? क्या वो सप्लाई कम होने से ग्रोथ बढ़ाई गई है, या फिर डिमांड बढ़ी है क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऊपर गए हैं तो डिमांड बढ़ी होगी, या फिर जो हमारा प्रोडक्शन यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन में जाता था वो सारा अब जा नहीं पा रहा है और उस वजह से ये जीडीपी पे असर आया है। कई फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि उस तरफ हम जब देखेंगे ईरान अमेरिका युद्ध का असर यूरोप पे भी पड़ा है। इसी बीच रसिया ने भी बहुत चालाकी भरी तरीके से अपनी संसद में पारित कर लिया है कि 31 जुलाई तक वो कोई भी जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उसे कम कर देंगे और कोई डील नहीं करेंगे किसी भी सरकार के साथ। ऐसे वक्त में जब ईरान, इराक है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, वहाँ का प्रोडक्शन ऑलरेडी हैम्पर्ड है और रसिया इस तरह की एक अपनी स्ट्रेटजी अपनाता है, तो हमें सोचना होगा कि हम कहाँ जाएं। हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचते हैं साउथ अमेरिका, जिसमें वेनेजुएला आता है, ब्राज़ील आता है, वहाँ से ला सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली अमेरिका से डील करनी होगी।
लेकिन जितना अमेरिका को हम जानते हैं उनका ये स्पष्ट तरीका होता है कि जब कंट्रीज़ प्रॉब्लम्स में होती हैं तो उनका जो रेट होगा हमारा पर बैरल ऑयल वो $150+ हो सकता है। और अगर उस तरह का डॉलर होता है तो हमारी सरकार ने लास्ट 1 महीने पहले ही एक्साइज़ ड्यूटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे कम करी थी। उसके बावजूद भी हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो जो 60-65 से 150 जाता है तो एक्साइज़ ड्यूटी 27% है और 27% का असर तो दिखेगा। तो क्या हमारी गवर्नमेंट को और तगड़े मेजर्स उठाने होंगे। लेकिन यहाँ जब हम इंडिया में नज़र मारते हैं तो इंडिया में हमारे यहाँ आरक्षण बिल था वो संसद में पारित कर दिया गया। संसद में आरक्षण बिल लेके 23 में आए थे, पास हो चुका था, बट उसके बाद ऐसे कठिन समय में जहाँ जीडीपी नीचे जा रही है और जहाँ इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं हमारी गवर्नमेंट पे ये ले आए हैं, जिसमें 1-2 कंडीशंस जोड़ दी गई है रिजर्वेशन बिल के साथ, जिसमें डिलिमिटेशन है यानी परिसीमन होगा हमारी ऑल ओवर इंडिया का। अलॉन्ग विद दैट जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो भी बढ़ा दी जाएंगी फ्रॉम 550 टू 850। तो अपोजिशन ने भी कड़ा इसका विरोध किया है। विरोध इस तरीके से किया है कि हम आरक्षण बिल के अगेंस्ट में नहीं हैं, बट डिलिमिटेशन जो है वो सोच समझ कर करना चाहिए और उसमें ओबीसी और SC ST का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जब हम बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं लोकसभा की और राज्यसभा की। दोस्तों देखते हैं किस तरह से गवर्नमेंट आगे बढ़ती है, क्योंकि कल मोदी जी का भाषण हुआ था, देश के नाम संबोधन हुआ था। उन्होंने यही स्पष्ट कहा था कि हमारी तो मंशा यही थी कि जो महिला आरक्षण बिल है वो पास हो, लेकिन जिस तरह से विपक्ष अपनी बातों पे अड़ा रहा, उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये बात समझाई कि जो ये महिला आरक्षण बिल नहीं बल्कि डिलिमिटेशन है, परिसीमन है और मन चाहे तरीके से ये सरकार 850 सीटों को अलॉट करना चाहती है, जिससे कि साउथ और नॉर्थ इंडिया में एक टकराव नज़र आएगा, क्योंकि साउथ इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कंट्रोल्ड वे में बढ़ी है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल्ड वे में बढ़ती है तो उनके जो सीट्स हैं वो कम होंगी। वहीं नॉर्थ इंडिया में 1971 से पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ी है, तो अगर वहाँ परसेंटेज में बढ़ी है तो सीट्स वहाँ बढ़ जाएंगी और एक तरह से जो हिंदी बेल्ट है क्या वही डिसाइड करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट किस तरीके से आएगी या कहाँ से आएगी। तो ये हमारी इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के लिए क्या खतरा है, और अगर खतरा है तो वो किस तरह से इसे हैंडल किया जाए। बट संसद में हमने देखा कि लास्ट 3 दिन में वो बिल गिर चुका है और बिल गिरने से कुछ वॉइसेस विपक्ष की बहुत स्ट्रॉन्ग हुई है। दोस्तों एक नए एनालिसिस के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।